हेलो दोस्तों, हम में से बहुत से लोग सेवन वंडर्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और। लेकिन आज हम इस वीडियो में एंशिएंट यानी पुराने और नए सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एकदम आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि हमारे दुनिया में और भी कई सारे प्लेसेस, स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये भी कोई अजूबे से कम नहीं। लेकिन हमारे 7 अजूबों में ऐसी क्या खास बात है जिससे इन्हें एज ए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया। और बस यही नहीं, बल्कि हर बार हम सिर्फ 7 वंडर्स को ही क्यों कंसीडर करते हैं। हमारे एंशिएंट वंडर्स भी 7 ही थे और न्यू लिस्ट में भी 7 वंडर्स ही क्यों। क्या है 7 के पीछे छुपा रीजन। और यही नहीं दोस्तों, 7 वंडर्स किस तरह चुने गए, इसके पीछे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। और इन 7 वंडर्स में से हर एक अजूबे के पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग इतिहास के साथ साथ कई सारे छुपे राज हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना पूरा देखने की कोशिश करना। अब तक जो हमने कहा ये ऐसे क्वेश्चंस है जो ज्यादातर हर एक के मन में आते हैं, लेकिन हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन आज हम हर एक छोटी सी छोटी चीज को बारीकी से इस वीडियो में जानेंगे। हमारे न्यू 7 वंडर्स तो कुछ साल पहले ही चुने गए, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि हमारे एंशिएंट यानी पुराने 7 वंडर्स कई साल पहले 5th सेंचुरी में ही चुने गए थे। और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। और एंशिएंट 7 वंडर्स हमारे न्यू 7 वंडर्स की तरह एक साल में ही नहीं चुने गए। इन्हें सेलेक्ट करने में एंशिएंट राइटर्स और हिस्टोरियंस को कई सालों लग गए थे। और फाइनली हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी में सभी वंडर्स को कंपाइल करके एक लिस्ट बनाई जिसमें टोटल 7 वंडर्स थे, जिसमें से पहले नंबर पर आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो कि अपने आप में ही इतना एपिक और मिस्टीरियस है जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि हमारी पुरानी सभ्यता अब के मुकाबले कितनी आधुनिक थी। और सेकंड है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। थर्ड पर आता है द स्टैचू ऑफ जीएस एट ओलंपिया। फोर्थ पर आता है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसिस। फिफ्थ पर आता है द मौसोलियम एट हेलिकार्नेसिस। सिक्स्थ है द कोलोसियस ऑफ रोड्स एंड सेवंथ द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और दोस्तों इस तरह इन एंशिएंट वंडर्स को 5th सेंचुरी में कंपाइल किया गया। और दोस्तों जिस तरह एंशिएंट वंडर्स को बड़े बड़े राइटर्स, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के जरिए चुना गया, इनके कंपैरिजन में हमारे प्रेजेंट वंडर की सिलेक्शन कुछ अलग तरह से हुई। ईयर 2001 में न्यू 7 वंडर फाउंडेशन ने दुनिया के न्यू 7 वंडर्स को सेलेक्ट करने एक कैंपेन लॉन्च किया। और सबसे अच्छी बात इस कैंपेन की ये थी कि ये कैंपेन पूरे वर्ल्ड वाइड पब्लिक के बीच हुआ था और हर कोई अपने फेवरेट साइट को फोन या ऑनलाइन के थ्रू वोट कर सकता था। और इस 2007 कैंपेन में वर्ल्ड वाइड टोटल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। और ये दुनिया का पहला एक ऐसा कैंपेन था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और फाइनली सक्सेसफुली ये कैंपेन कंप्लीट हुआ। और इस कैंपेन में जिस साइट को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसे शॉर्टलिस्ट किया गया और वो फाइनली ये थे। और इस तरह न्यू 7 वंडर्स को कंपाइल किया गया। पेट्रा, दोस्तों क्या आपने इसका कभी नाम सुना? पेट्रा एक बहुत ही फेमस शहर है जो एशिया के जॉर्डन कंट्री में स्थित है। जितना दिखने में ये अट्रैक्टिव है उतनी ही इसकी कहानी भी बड़ी ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि 7 वंडर्स में से ये एक पहला ऐसा वंडर है जो डेजर्ट यानी पूरे रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हम यहाँ पर उन चीज़ों की बात करते हैं जो स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड हो, जो बहुत ही मिस्टीरियस है। उसी तरह जब पेट्रा जॉर्डन की बात आती है तो जितना हमारे पास इससे जुड़े जवाब है उससे कहीं ज़्यादा तो सवाल है, जैसे कि इसे किसने बनाया और कब बनाया। अच्छा ठीक है, बनाया तो बनाया, इतने बड़े रेगिस्तान में ही क्यों बनाया जहाँ पानी तक नहीं मिलता है? तो यहाँ रहने वाले लोग कैसे सरवाइव कर पाते हैं? और भी इससे जुड़े कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहला सवाल, किसने और कैसे इतने बड़े रेगिस्तान में पेट्रा की खोज की? इसके पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसे 19th सेंचुरी में स्विट्जरलैंड के रहने वाले जॉन लिडविग बखार्ड ने 12 अगस्त ईयर 1812 में पेट्रा की खोज की। लेकिन जॉन लिडविग ने पेट्रा की किस तरह खोज की वो बड़ा ही दिलचस्प है। जब जॉन इजिप्ट के कायरो नाम के शहर से ट्रैवल कर रहे थे तब जॉन को पता चला कि जॉर्डन के रेगिस्तान में पेट्रा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ वहाँ के लोगों के अलावा ये किसी को पता नहीं। तब जॉन ने अपना हुलिया बदलकर ट्रैवल गाइड को अपना नाम शेख इब्राहिम अब्दुल्ला बताकर पेट्रा में एंट्री ले ली, क्योंकि उस समय पेट्रा में विदेशी लोगों को आना मना था।
तो सिर्फ यहाँ के लोकल्स ही आकर इसे देख सकते थे। फिर जब जॉन यूरोप वापस लौटे तो जॉन ने सबको बता दिया और इस तरह सभी यूरोपियंस को पेट्रा के बारे में पता चला और रिसर्चर्स भी जॉन के ही फुटस्टेप को फॉलो करके पेट्रा पहुंचे। लेकिन उस समय पेट्रा में रिसर्च करना अलाउ नहीं था, इसलिए पेट्रा पर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ईयर 1929 के बाद हुई और हम सबको बताया गया था कि रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं होता। फिर पेट्रा जो लगभग रेगिस्तान में ही बना है, तो फिर यहाँ के लोगों का क्या हाल रहा होगा। तो दोस्तों, तब के लोग इतने आधुनिक थे कि वो लोग वाटर को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके डैम्स, टनल्स और रिजर्वायर्स बनाए, जिससे रेनफॉल का वाटर इनमें स्टोर होता और पेट्रा के लोग आसानी से अपने काम के लिए यूज कर पाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि अब पेट्रा के अंदर कोई टूरिस्ट जा नहीं सकता। तो ऐसा इसके अंदर क्या है जो कोई देख नहीं सकता और क्यों इसके अंदर जाना मना है? तो ब्रेन जेफरी ने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि पेट्रा में सबसे पहले देखने लायक है, जो कि मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग है, वो है पेट्रा का थिएटर, जो कि इस सिटी के बीचों बीच है, जहां 8,500 लोग एक साथ बैठकर कोई भी शो जो भी उस समय होता था वो देख सकते थे। और दोस्तों, दूसरी सबसे अमेजिंग देखने लायक प्लेस है स्ट्रीट ऑफ द फैकेट्स। इसमें हजारों मकबरे हैं और जब रिसर्चर्स ने इन पेट्रा के मकबरों पर अच्छे से रिसर्च की तो पाया कि यहाँ जितने भी मकबरे हैं वो बनावट में यानी स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अलग है और ये मकबरों में किसे दफनाया है वो आज भी एक राज है, क्योंकि पेट्रा के लोगों ने दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट की तरह यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं छोड़ा, जिससे साफ पता चलता कि ये इतने सारे मकबरे किसके हैं। लेकिन रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि उस समय मरे हुए लोग यानी मकबरों के पास बहुत सारा फूड छोड़कर जाते थे, जिससे वो जो भी दुनिया में हो वहाँ आराम से रह सके। और एडियर नाम से एक मोनेस्ट्री भी है जो किसके लिए बनाई गई वो आज भी एक रहस्य है। और बस यही नहीं, बल्कि पेट्रा के बाहर बड़े बड़े क्यूब साइज में पत्थर है, जिसके अंदर क्या है वो आज भी एक राज है। यहाँ के बहुत से लोगों का मानना है कि इन क्यूब साइज स्टोन्स में जीनिस रहते हैं जो इस पूरे एंशिएंट कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये बात किस हद तक सच है ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, क्रिस्टोफी जो कि एक बहुत ही बड़े राइटर थे, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि जॉर्डन में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और सी रूट से होने वाले ट्रेड डेवलपमेंट से पेट्रा को अनदेखा यानी इग्नोर किया गया और पेट्रा धीरे धीरे रेगिस्तान के रेत में कहीं गुम हो गया और इसी वजह से इसे लॉस्ट सिटी के लिस्ट में गिना जाने लगा। लेकिन कहा जाता है कि पेट्रा सिटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए ही खो गई थी। यहाँ के लोकल्स तो हमेशा से सेपरेट थे और 20,000 से 30,000 लोग जैसे कि बेडोन्स और बीडॉल नाम के ट्राइब पेट्रा के केव में यानी गुफा में रहते थे और वो अपने आप को नाबाटियंस के वंशज मानते थे। और ये ट्राइब्स को चिंता थी कि पेट्रा सिटी पूरी दुनिया में हमारे अलावा किसी को पता ना चले, क्योंकि यहाँ रहने वाले ट्राइब्स को हमेशा से फिक्र रहती थी कि अगर पेट्रा सिटी के बारे में किसी को पता चल गया तो वो खजाने को तलाशते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ खोज करते करते इस बची कुची सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए यहाँ कभी भी लोकल्स के अलावा किसी को भी यहाँ अलाउ नहीं किया जाता था और यहाँ के लोगों ने बहुत सालों तक इस जगह की लोकेशन को सीक्रेट ही रखा। लेकिन यूरोपियन ट्रैवलर जॉन लिडविग अपना भेष बदल कर इस जगह की खोज कर ली और इस तरह सबको पता चल गया, जिस वजह से आज ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया और 7 वंडर्स में से एक वंडर बन पाया। और दोस्तों, और अगर जॉन इसकी खोज ना करता तो शायद आज ये भी जगह एक राज ही रह जाती। और दोस्तों, जरा सोचो, हमारी दुनिया में इस तरह कई सारे प्लेसेस होंगे जो आज भी अनआइडेंटिफाइड है शायद। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसे कुछ प्लेसेस के बारे में पता है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। क्या आप ट्रैवल करना पसंद करते हो और ऐसी जगह जाना चाहते हो जो कम्प्लीटली मिस्टीरियस हो, तो आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। ये है चिचेन इट्जा, जो कि हमारे 7 वंडर्स में से एक है। जितना दिखने में यह अट्रैक्टिव है उससे कहीं ज्यादा ये रहस्यमय है। इससे जुड़े कुछ सवाल है जो आपको जरूर जानने चाहिए, जैसे कि इसे किसने बनाया, ऐसी कौन सी बात है जो इस पिरामिड को इतना खास बनाती है, और आखिर 3000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिससे चिचेन इट्जा रातों रात गायब हो गया, और साथ ही साथ चिचेन इट्जा में किस तरह के लोग रहते थे, कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। और माना जाता है कि चिचेन इट्जा इतना आधुनिक यानी एडवांस था कि ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी को आसानी से समझ पाता था। ये किस हद तक सच है, आइए इस वीडियो में जानते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। 3000 साल पहले एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था माया, और इसी माया सिविलाइजेशन ने
उस समय ही बहुत एडवांस और अमेजिंग सिटीज बनाई थी, जहां हर एक चीज जैसे कि एग्रीकल्चर से लेकर आर्किटेक्चर तक सब एकदम परफेक्ट हुआ करता था। और इन्हीं शहरों में से एक था चिचान इज़्ज़ा, जो माया ने 5th सेंचुरी में बनाया था। और चिचान इज़्ज़ा का मतलब है माउथ ऑफ द वेल, यानी इस शहर में 2 ऐसे बड़े बड़े नेचुरल होल्स थे जिनमें से पानी नेचुरली निकलता था। और इस शहर के लोग इस वाटर को अपने किसी रिलीजियस सेरेमनी में यूज करते थे। और ये लोग इस कुएं को बहुत ही पवित्र मानते थे और चाक गॉड के नाम से ये लोग पूछते थे। और कभी कभी तो इस कुएं में रिलीजियस सेरेमनी के नाम पर अपनी कोई भी चीज और लोगों को ही, हाँ आपने सही सुना, लोगों को ही सैक्रिफाइस कर देते थे। और आज हम इसी वेल को सीनेट सेग्राडो के नाम से जानते हैं। और माया के लोगों की सबसे खास बात ये थी कि जिस तरह इन्होंने अपना खुद का कैलेंडर बनाया था, उसी तरह इन्होंने अपने मनोरंजन के लिए 5th सेंचुरी में ही एक ऐसा गेम बनाया जो आज के गेम के कंपैरिजन में हुबहू सेम था, जो कि है फुटबॉल। और तो और इनका फुटबॉल कोर्ट 545 फीट लॉन्ग था। और इतना बड़ा होने के बावजूद इस कोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर आप एक एंड में रहकर बात करो तो दूसरे साइड के हर कोने में आपकी आवाज सुनाई देती, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये कितने एडवांस थे। और ये है चिचान इज़्ज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड, जिसका नाम है कुकलकन पिरामिड। और इस पिरामिड की सबसे खास बात यह है कि ये पिरामिड एक बिग सेट ऑफ स्टेयर्स जैसा है। और सरप्राइजिंगली जिस तरह एक साल में 365 डेज होते हैं, उसी तरह इस पिरामिड में भी 365 स्टेप्स ही है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब इक्विनॉक्स यानी जब दिन और रात की लेंथ एक होती है, तब कुछ मिस्टीरियस चीज होती है। सनलाइट और पिरामिड की शैडो से स्नेक का शेप क्रिएट होता है, जो ऐसा लगता है कि इस स्टेप से स्लाइड करते हुए खुद स्नेक चलते जा रहा हो। और हर साल यहाँ इसी दिन ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। और ये स्पेशल इवेंट यहाँ आने वाले लाखों लोगों को माया सिविलाइजेशन से कनेक्ट करता है। और दोस्तों, इस पिरामिड के सामने एक टेम्पल था जिसे वॉरियर ऑफ टेम्पल कहा जाता है। और दूसरी ओर यानी इस पिरामिड के ठीक सामने चाकमॉल स्टैचू है। चिचान इज़्ज़ा के लोगों का मानना है कि चाकमॉल एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को गॉड तक पहुंचाता है। इसीलिए चाकमॉल स्टैचू के बेल्ली के ऊपर हमेशा एक ट्रे होता है, जहां आप कुछ भी रखकर आप अपने प्रॉब्लम्स बताकर वो विश गॉड तक चाकमॉल मैसेंजर के जरिए पहुंच जाएगी और फाइनली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा चिचान इज़्ज़ा के लोगों का मानना था। और बस इतना ही नहीं, मायन सिविलाइजेशन इतनी सुपर स्मार्ट थी कि उन लोगों ने अपने खुद का कैलेंडर और राइटिंग यानी लिपि बनाई थी, जिससे वो अपने थॉट्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सके। और यही सिविलाइजेशन ने मैथ, स्टार, एस्ट्रोनॉमी जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझा और फार्मिंग, फुटबॉल जैसे गेम्स को डिस्कवर किया। और 3000 साल पहले 900 AD तक धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन एक्सपैंड होती रही। लेकिन अचानक इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे शहर जैसे कि तिकाल और कोपन रातों रात गायब हो गए, जैसे कि कोई हवा का झोंका आया हो और इन्हें अपने साथ ले गया हो। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मायन सिविलाइजेशन से जुड़ी इन आधुनिक शहरों के एविडेंस पर खोज की, लेकिन एक भी एविडेंस हाथ नहीं लगी। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक इस मिसिंग सिविलाइजेशन पर रिसर्च करना छोड़ा नहीं। पर आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को मिस्ट्री मानते हैं, जो अब भी एक पजल की तरह है, जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए इस मिसिंग सिविलाइजेशन पर कई सारी थ्योरीज बनी। उन्हीं में से एक कहती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर यानी पानी की कमी के कारण खेती करना डिफिकल्ट हुआ होगा, जिससे फूड शॉर्टेज हुआ और वो वाटर और फूड के लिए किसी और प्लेस माइग्रेट हुए होंगे। और दूसरी ओर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरी कहती है कि उनके खुद के राज्य में यानी माया सिविलाइजेशन में ही मतभेद और इंटरनल फाइट की वजह से ये सिविलाइजेशन वैनिश हुई होगी। तो और सोशल पॉलिटिकल थियरी कहती है कि माया के पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से यहाँ के लीडर्स ने मे भी अपनी अथॉरिटी खो दी और ये सोसाइटी कई पार्ट्स में डिवाइड हुई होगी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट ट्रेड डिसरप्शन थियरी। इसके अकॉर्डिंग कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जिस ट्रेड रूट से उन्हें जो चीज मिलती थी जिससे वो सरवाइव कर पाते थे, वो ट्रेड डिसरप्शन यानी बंद हुआ होगा, जिससे ये सिविलाइजेशन अपने सर्वाइवल की वजह से डिमोलिश हुई होगी। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है? आखिर क्या रीजन है
ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इतनी आधुनिक सभ्यता अचानक लॉस्ट हो गई? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हेलो दोस्तों, माचू पिच्चू ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ हर किसी को जाने का मन करता है, लेकिन ये जितनी सुंदर जगह है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि ये पजल जैसे दिखने वाली ये जगह इतने ऊपर किसने बनाई और क्यों बनाई, आज भी ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो फिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है माचू पिच्चू का असली मतलब, और भी इससे जुड़े कई सारे चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। माचू पिच्चू ये एक पुरानी जगह है जो अमेरिकन के पेरू कंट्री में मौजूद है, जो एंडीज माउंटेन और अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में है, जिसे 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। और माचू पिच्चू की सबसे यूनिक स्पेशलिटी ये है कि हमारी दुनिया के 7 वंडर्स में से ये पहला एक ऐसा वंडर है जो हमारे ज़मीन से 2400 मीटर ऊपर बनाया गया है। और इतने ऊपर किसने बनाया और क्यों बनाया, ये आज भी एक डिबेट है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनका नाम से एक राज्य यानी किंगडम था, जिसके 9th रूलर पचाकटी इंका यपंकी नाम के राजा ने 15th सेंचुरी में अपने एनिमीज को डिफीट करने और इतने ऊपर कोई एनिमीज ना पहुंचे, अगर पहुंच भी गए तो पहले ही उन्हें ऊपर से देखकर आसानी से डिफीट किया जाए, इसीलिए माचू पिच्चू को सतह से इतने ऊपर बनाया गया। और इससे जुड़ी दूसरी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सतह यानी ग्राउंड से 2400 मीटर ऊपर कैसे इस पूरे स्ट्रक्चर को, वो भी बिना व्हील के बनाया, ये आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। माचू पिच्चू अपने इस पैटर्न से बने हुए स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। जिस भी बिल्डर ने इस स्ट्रक्चर की दीवारों को यानी इस सिटी के वॉल्स को जिस भी पत्थरों से बनाया, वो स्टोन्स भी कहीं ना कहीं से लाए होंगे ना। और ऐसा तो नहीं कि ये स्टोन्स आसमान से टपक गए और ये मिस्टीरियस अमेजिंग दिखने वाला स्ट्रक्चर अपने आप ही बन गया हो, ऐसा नहीं है, राइट। कोई ना कोई इन सारे पत्थरों को नीचे से ऊपर लाया ही होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई व्हील्स ही नहीं थे जिसके जरिए इतने भारी भरकम पत्थरों को ऊपर ला सके। कुछ लोगों ने कहा कि पहिए के बजाय वो ह्यूमन स्ट्रेंथ पर रिलाय करते थे और हर एक इंसान इन पत्थरों को अपने हाथों से इतने ऊपर लाकर रखता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, हर एक आदमी नीचे से 2400 मीटर ऊपर अपने हाथों से एक एक पत्थर रखकर इस पूरे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इट्स सो फैसिनेटिंग एंड अनबिलीवेबल। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी दीवारें और इस स्ट्रक्चर को बनाते समय इन पूरे स्टोन्स को एक साथ इस तरह से टाइटली फिट किया गया है कि इन वॉल्स पर अब तक एक छोटा सा क्रैक तक नहीं आया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों का मानना है कि इंका सिविलाइजेशन से भी पहले इनसे भी बहुत एडवांस और हाईली डेवलप्ड सभ्यता यहाँ रही होगी, जिसने इस सुंदर से स्ट्रक्चर को इतने ऊपर निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट किया होगा। लॉस्ट सिटीज ऑफ माचू पिच्चू को लॉस्ट सिटीज ऑफ इंकस के नाम से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये कभी खोई यानी लॉस्ट हुई नहीं थी, इसे सिर्फ अनदेखा यानी इग्नोर किया गया था। वो कैसे? ईयर 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हिरम बिगम और उनकी पूरी टीम ने विल्काबम्बा, जिसे माचू पिच्चू भी कहा जाता है, इसकी खोज करने निकल पड़े, जो कि इनका नाम के फेमस एम्पायर की एक ऐसी लास्ट सिटी थी जिसे स्पेनिश ने कॉन्कोर यानी जब्त कर लिया था। हिरम बिगम और उनकी टीम चलते चलते घने जंगल में उन्हें कुछ लोकल फार्मर्स मिले, जिनसे पूछने पर इसका पता ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फार्मर्स को ये भी नहीं पता था कि इस जगह का इतना बड़ा इतिहास है। वो तो इस प्लेस को एक नॉर्मल ओल्ड माउंटेन विल्काबम्बा के नाम से जानते थे। और दोस्तों सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हिरम बिगम के पहले भी बहुत से एक्सप्लोरर्स ने 1800s में ही इस जगह की खोज की, जैसे मिलकर आर्टियागा और कई सारे। फिर हिरम बिगम और उसकी टीम ने ऐसा क्या डिस्कवर किया जो बाकी सभी एक्सप्लोरर से अलग था, वो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और बस यही नहीं, बल्कि माचू पिच्चू के स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये एक छोटी सी सिटी थी जहाँ कई सारे घर थे। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रहता था, लेकिन कौन? क्योंकि जब स्कॉलर्स ने इनका लिटरेचर को अच्छे से स्टडी किया तो पाया कि माचू पिच्चू के नाम से ऐसी यहाँ कोई जगह ही नहीं थी और उन्हें इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस भी नहीं मिले। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि सतह यानी ग्राउंड से 2400 मीटर ऊपर इस जगह पर आखिर कौन रहता था? और तो और आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इस एरिया के साइज को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर लगभग 750 मेंबर्स रहे होंगे, लेकिन इस साइट पर सिर्फ 200 स्केलेटन ही मिले थे। फिर बाकी के स्केलेटन कहाँ गए,
ये भी आज तक पता नहीं चला। और कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं कि ये प्लेस सेरेमोनियल और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बनाई गई थी। लेकिन आपका क्या मानना है इस साइट को लेकर, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्राइस्ट द रिडीमर ये एक हमारे दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और ये 125 फीट लंबा है। जीसस क्राइस्ट का स्टैचू सिर्फ स्टैचू ही नहीं बल्कि बहुत ही फेमस आइकॉन है, जिससे जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आई एम श्योर आपको सुनकर बड़ा ही मज़ा आएगा। ये स्टैचू ब्राज़ील के रियो डो जेनेरो नाम के गांव में कोकोवाडा माउंटेन पर स्थित है, जिसकी कंस्ट्रक्शन ईयर 1922 में शुरू की गई थी और ईयर 1931 में ये पूरा बनकर कंप्लीट हुआ। यानी इसे बनने में पूरे 9 साल लगे थे और ये इतने बड़े माउंटेन पर बनाया गया था कि जो कि उन दिनों एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे इतने बड़े स्टैचू को कंस्ट्रक्ट कर सके और हर महीने सीजन चेंज होते रहते थे। तो उन लोगों ने ये सब कैसे मैनेज किया, ये आज भी एक पजल की तरह है। और ये स्टैचू को बनाने का पर्पस ये था कि ये सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी की तरह एक्ट कर सके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीस को रिप्रेजेंट कर सके। और आज ये स्टैचू सभी लोगों के लिए पावरफुल और स्पिरिचुअल लैंडमार्क बन चुका है। इसीलिए ब्राज़ीलियंस इसे बहुत ही पावरफुल सिंबल मानते हैं और क्रिश्चियन के लिए ये पूरी दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर पिलग्रिम साइट बन गया है। और अगर हम इस स्टैचू के मोस्ट फैसिनेटिंग व्यू के बारे में बात करें तो ऐसा लगता है कि हम कोई दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हो, जहाँ कोई मिस्टीरियस विंडो हो जिसमें से वो सारे शहर को एक मैजिकल सिटी के तरह देख सकता है। और अगर हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो जब क्राइस्ट द रिडीमर का डिजाइन प्लान कर रहे थे तो अब के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत डिफरेंट था। वो ये था कि एक हाथ में क्रॉस और दूसरे हाथ में ग्लोब को होल्ड करते हुए यह डिज़ाइन बनाया गया था। फिर बाद में जाकर ये डिज़ाइन फाइनल किया गया। लेकिन ज़रा सोचो, अगर पहले वाला डिज़ाइन फाइनल होता तो आज ये स्टैचू कैसे दिखता। और ये स्टैचू का वेट 400 टन है, विच इज़ इक्वल टू 2000 पीपल्स। और जब ये स्टैचू नाइट में लाइट अप होता है तो ये डिफरेंट कलर में दिखाई देता है, जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये स्टैचू को आपने कई टीवी शोज, वेब सीरीज एंड मूवीज में देखा ही होगा। ब्राज़ील सिटी के टॉप ऑफ द माउंटेन पर पहले से ही एक ऐसा स्टैचू है जो सिर्फ स्टैचू ही नहीं बल्कि एक मूवी स्टार है। और इस स्ट्रक्चर की सबसे खास बात यह है कि ये स्ट्रक्चर को ब्राज़ील में नहीं बल्कि पहले फ्रांस में बनाया गया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका मॉडल पहले एक क्ले पीस यानी मिट्टी से पॉल लैंडोस्की नाम के एक स्कल्पचर ने बनाकर ब्राज़ील को इंपोर्ट कर दिया। फिर बाद में यहाँ के इंजीनियर्स ने इस मॉडल को देखकर एक रियल स्टैचू बनाया और रियो डो जेनेरो सिटी इस एक स्टैचू की वजह से इतनी फेमस हो गई है कि हर कोई यहाँ पे जाना चाहता है। लेकिन रात में यहाँ पर कोई जाकर वो कलरफुल लाइटिंग का व्यू देख नहीं सकता। इसीलिए लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगर आपका यहाँ पर घर होता और आपके घर स्पेशली बेडरूम के विंडो से अगर ये स्टैचू दिखाई दे रहा है, मतलब आपको गोल्डन टिकट मिल गई। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो ऐसे एरिया के हाउस या अपार्टमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ से इस स्टैचू का बढ़िया व्यू दिखता हो। और यही अपार्टमेंट्स जिन अपार्टमेंट से इस स्टैचू का कोई व्यू ना दिखता हो, उन अपार्टमेंट से ये कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ये स्टैचू इतना फेमस होने की वजह से यहाँ पर हर साल 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। और अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है ईयर 2011। इस ईयर में एक ही दिन में 14,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। और यहाँ आने वाले कई लोगों का मानना है कि क्राइस्ट द रिडीमर के पास कुछ अनसीन पावर्स है, क्योंकि ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स में देखा गया है कि यहाँ आने वाले कई लोगों की इंजुरीज और बीमारियां क्यूर हो गई है। बस इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टैचू दूसरे डायमेंशन में जाने का गेटवे है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि यहाँ विजिट करने वाले लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस स्टैचू से कुछ स्ट्रेंज लाइट पास होते देखी और कुछ अजीब से आवाज़ें भी सुनी। इसलिए इन सारे रिपोर्ट्स को देखकर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने 2011 में इस स्टैचू को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया और देखा कि क्या कोई अनयूजुअल एनर्जी इस स्टैचू से रिलीज हो रही है या नहीं। और फाइनली उन्होंने पाया कि इस स्टैचू से बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड एमिट हो रही थी और मे भी इस एनर्जी को फील करने हर साल शायद यहाँ लाखों लोग आते होंगे। लेकिन इस वर्ल्ड फेमस स्टैचू को लेकर आपका क्या मानना है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें।
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसे भी 7 वंडर्स में गिना जाता है। जितना ये फेमस है उससे कहीं ज्यादा इसके पीछे छुपा इसका इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि इस वॉल में ऐसा क्या है जो इसे इतना फेमस बनाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने में 2 नहीं 200 नहीं बल्कि पूरे 2000 साल लगे थे। ईयर 221 BC में फर्स्ट किंग ऑफ चाइना किंग शी हंग ने एनिमी से अपने प्रजा को बचाने के लिए एक लॉन्ग वॉल को निर्माण करने का सोचा और इसी वॉल को किन ग्रेट वॉल भी कहा जाता था, जिसमें तकरीबन 3 लाख से 5 लाख लोग इस वॉल को पूरा करने के लिए लगातार 10 साल तक काम करते रहे। और 17वीं सेंचुरी में मिंग डायनेस्टी के राजा द ग्रेट मिंग ने इस वॉल को रिकंस्ट्रक्ट किया और इसी वॉल को वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में एक्सपेंड किया और फाइनली इसे चाइना के राजा द ग्रेट मिंग ने कंप्लीट किया। इसीलिए तब से ये वॉल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से फेमस हुआ। इस तरह ये वॉल को बनाने 7वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक पूरे 200 साल लगे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया भर में इतना फेमस है कि यहाँ 300 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, जैसे कि टॉम क्रूज, नेल्सन मंडेला, जॉर्डन स्मिथ और कई सारे। इसी वजह से यहाँ आने वाले लाखों टूरिस्ट बहुत कनेक्टेड फील कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस वॉल को अकेले ही चलकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश के एक हाइकर ने 2470 किलोमीटर ये वॉल के लंबे सफर को पूरा करते हुए इस पर एलोन ऑन द ग्रेट वॉल नाम से एक पूरी बुक लिख डाली। इसी की तरह और एक हाइकर ओयती हिन ने इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चलने का एक्सकर्शन सितंबर 2009 में शुरू किया और फाइनली अक्टूबर 2016 को पूरे 8 साल बाद चलते चलते 21,196 किलोमीटर लंबी इस वॉल का सफर पूरा किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 19वीं सेंचुरी में एक रूमर उठा था कि ये वॉल इतनी लंबी होने की वजह से ये ऑब्वियसली स्पेस से साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 21,196 किलोमीटर की लंबी ये वॉल होने के बावजूद ये वॉल स्पेस से नहीं दिखाई देती। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे आप वियर्ड फैक्ट कह लो या कुछ और, लेकिन चाइना के इस ग्रेट वॉल को कंस्ट्रक्ट करते समय ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रिक्स, वुड्स और स्टोन लगे होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसे कंस्ट्रक्ट करते समय एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट लगाया गया जो आप सोच भी नहीं सकते, वो है राइस। हाँ, आपने सही सुना, राइस। राइस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो स्टिकी सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है। क्या आपको पता था राइस को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी दुनिया के इतने बड़े वंडर को कंस्ट्रक्ट करने में। और जितना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास पुराना है उतना ही खतरनाक भी है। चाइना की ये लंबी वॉल कई सेक्शंस में डिवाइड होके है और गुबई को ग्रेट वॉल के सेक्शन में आज भी 1930s में चाइना जापान के बीच हुए वॉर की एक बुलेट एक पुराने ब्रिक के अंदर आज भी गड़ी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वॉल बनाने के बावजूद भी कितने सारे डेंजरस वॉर्स हुए। और दोस्तों, हम सबको लगता है कि चाइना की ये 21,196 किलोमीटर वॉल सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना का लैंडस्केप यानी सतह एक तरह से सेम नहीं है। कुछ प्लेसेस पर माउंटेन्स तो कुछ प्लेसेस पर डेजर्ट और कुछ प्लेसेस पर रिवर्स है। इसीलिए ये वॉल एक ही लाइन में बनाना बहुत ट्रिकी और चैलेंजिंग टास्क बन गया था। इसीलिए वॉल बिल्डर्स ने कुछ प्लेसेस को छोड़कर ये वॉल प्लेन फ्लैट सरफेस पर कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया था, जैसे कि चाइना के गोबी डेजर्ट में कोई वॉल नहीं है। और ये प्लेसेस इतने फेमस होने से यहाँ पर इतना क्राउड होता है कि हर दिन 30,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। और चाइना के ट्रैवल गाइड के मुताबिक पूरी दुनिया भर के फेमस कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में ये वॉल दिन ब दिन ढलती जा रही है। और यूनेस्को के स्टैटिस्टिक के मुताबिक अब तक नियरली अराउंड 1/3 पार्ट इस वॉल का वैनिश हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इस वॉल का डिसअपीयरेंस होने का रीजन? जनरली 2 रीजन है। पहले नेचुरल वेदरिंग, यानी ये वॉल डायरेक्ट सनलाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हार्मफुल पोल्यूटेंट से एक्सपोज होके ये वॉल वैनिश हो रही है। और दूसरा ह्यूमन इम्पैक्टेड इरोशन, यानी ट्रीज प्लांट को रिमूव करना, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल को डिसरप्ट करने की वजह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिन ब दिन डिसअपियर होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, इससे जुड़ा एक फन फैक्ट है, ग्रेट वॉल बनाना एक पनिशमेंट था। जैसे कि बचपन में अगर हम स्कूल लेट पहुंचते या होमवर्क ना करने पर हमें स्कूल में मुर्गा बनाया जाता था, उसी तरह उस समय चाइना के किन डायनेस्टी में कुछ लोग होते थे जो जानबूझकर इंटेंशनली टैक्स पे नहीं करते थे, और उन सब लोगों को पनिशमेंट के तौर पर इस ग्रेट वॉल को कंस्ट्रक्ट करने वाले लेबर्स में शामिल किया जाता था।
जिसके डर से किन डायनेस्टी के लोग समय पर टैक्स पे करते थे। और सिर्फ यही लोग नहीं थे जो काम करते थे, इनके अलावा और भी कई सारे लोग थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे, जैसे कि सोल्जर्स और कॉमन पीपल। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। माचू पिच्चू ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ हर किसी को जाने का मन करता है, लेकिन ये जितनी सुंदर जगह है उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि ये पजल जैसे दिखने वाली ये जगह इतने ऊपर किसने बनाई और क्यों बनाई, आज भी ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो फिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है माचू पिच्चू का असली मतलब, और भी इससे जुड़े कई सारे चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। माचू पिच्चू ये एक पुरानी जगह है जो अमेरिकन के पेरू कंट्री में मौजूद है, जो एंडीज माउंटेन और अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में है, जिसे 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। और माचू पिच्चू की सबसे यूनिक स्पेशलिटी ये है कि हमारी दुनिया के 7 वंडर्स में से ये पहला एक ऐसा वंडर है जो हमारे ज़मीन से 2400 मीटर ऊपर बनाया गया है। और इतने ऊपर किसने बनाया और क्यों बनाया, ये आज भी एक डिबेट है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनका नाम से एक राज्य यानी किंगडम था, जिसके 9th रूलर पचाकटे इंका यपंकी नाम के राजा ने 15th सेंचुरी में अपने एनिमीज को डिफीट करने और इतने ऊपर कोई एनिमीज ना पहुंचे, अगर पहुंच भी गए तो पहले ही उन्हें ऊपर से देखकर आसानी से डिफीट किया जाए, इसीलिए माचू पिच्चू को सतह से इतने ऊपर बनाया गया। और इससे जुड़ी दूसरी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सतह यानी ग्राउंड से 2400 मीटर ऊपर कैसे इस पूरे स्ट्रक्चर को, वो भी बिना व्हील के बनाया, ये आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। माचू पिच्चू अपने इस पैटर्न से बने हुए स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। जिस भी बिल्डर ने इस स्ट्रक्चर की दीवारों को यानी इस सिटी के वॉल्स को जिस भी पत्थरों से बनाया, वो स्टोन्स भी कहीं ना कहीं से लाए होंगे ना। और ऐसा तो नहीं कि ये स्टोन्स आसमान से टपक गए और ये मिस्टीरियस अमेजिंग दिखने वाला स्ट्रक्चर अपने आप ही बन गया हो, ऐसा नहीं है, राइट। कोई ना कोई इन सारे पत्थरों को नीचे से ऊपर लाया ही होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई व्हील्स ही नहीं थे जिसके जरिए इतने भारी भरकम पत्थरों को ऊपर ला सके। कुछ लोगों ने कहा कि पहिए के बजाय वो ह्यूमन स्ट्रेंथ पर रिलाय करते थे, और हर एक इंसान इन पत्थरों को अपने हाथों से इतने ऊपर लाकर रखता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, हर एक आदमी नीचे से 2400 मीटर ऊपर अपने हाथों से एक एक पत्थर रखकर इस पूरे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इट्स सो फैसिनेटिंग एंड अनबिलीवेबल। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी दीवारें और इस स्ट्रक्चर को बनाते समय इन पूरे स्टोन्स को एक साथ इस तरह से टाइटली फिट किया गया है कि इन वॉल्स पर अब तक एक छोटा सा क्रैक तक नहीं आया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों का मानना है कि इनका सिविलाइजेशन से भी पहले इनसे भी बहुत एडवांस और हाईली डेवलप्ड सभ्यता यहाँ रही होगी, जिसने इस सुंदर से स्ट्रक्चर को इतने ऊपर निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट किया होगा। लॉस्ट सिटीज ऑफ माचू पिच्चू को लॉस्ट सिटीज ऑफ इंकस के नाम से माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये कभी खोई यानी लॉस्ट हुई नहीं थी, इसे सिर्फ अनदेखा यानी इग्नोर किया गया था। वो कैसे? ईयर 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हिरम बिगम और उनकी पूरी टीम ने विल्काबम्बा, जिसे माचू पिच्चू भी कहा जाता है, इसकी खोज करने निकल पड़े, जो कि इनका नाम के फेमस एम्पायर की एक ऐसी लास्ट सिटी थी जिसे स्पेनिश ने कॉन्कोर यानी जब्त कर लिया था। हिरम बिगम और उनकी टीम चलते चलते घने जंगल में उन्हें कुछ लोकल फार्मर्स मिले, जिनसे पूछने पर इसका पता ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फार्मर्स को ये भी नहीं पता था कि इस जगह का इतना बड़ा इतिहास है। वो तो इस प्लेस को एक नॉर्मल ओल्ड माउंटेन विल्काबम्बा के नाम से जानते थे। और दोस्तों, सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हिरम बिगम के पहले भी बहुत से एक्सप्लोरर्स ने 1800s में ही इस जगह की खोज की, जैसे मिलकर आर्टियागा और कई सारे। फिर हिरम बिगम और उसकी टीम ने ऐसा क्या डिस्कवर किया जो बाकी सभी एक्सप्लोरर से अलग था, वो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और बस यही नहीं, बल्कि माचू पिच्चू के स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये एक छोटी सी सिटी थी जहाँ
कई सारे घर थे। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रहता था, लेकिन कौन? क्योंकि जब स्कॉलर्स ने इनका लिटरेचर को अच्छे से स्टडी किया तो पाया कि माचू पिच्चू के नाम से ऐसी यहाँ कोई जगह ही नहीं थी और उन्हें इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस भी नहीं मिले। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि सतह यानी ग्राउंड से 2400 मीटर ऊपर इस जगह पर आखिर कौन रहता था। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इस एरिया के साइज को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर लगभग 750 मेंबर्स रहे होंगे, लेकिन इस साइट पर सिर्फ 200 स्केलेटन्स ही मिले थे। फिर बाकी के स्केलेटन कहाँ गए ये भी आज तक पता नहीं चला। और कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं कि ये प्लेस सेरेमोनियल और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बनाई गई थी। लेकिन आपका क्या मानना है इस साइट को लेकर? प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दुनिया के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है कोलोसियम, जिसे 6th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और आपने इस स्ट्रक्चर को कई हॉलीवुड मूवीज में भी जरूर देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और आज ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसकी वजह से ये आज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। और ऐसे ही इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स और मिस्ट्रीज है जो आज हम इस वीडियो में एकदम डिटेल्ड वे में बात करेंगे। तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखना। कोलोसियम नाम से ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई म्यूजियम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोम और ग्रीस के पीरियड में ये एक एम्फीथिएटर हुआ करता था। एम्फीथिएटर यानी एक सर्कुलर बिल्डिंग जहां खुले आसमान में चारों ओर हजारों लोग बैठे हो और बीच में कोई शो चल रहा हो। इसे ही कहा जाता है एम्फीथिएटर, जिसे रोमन एम्पायर में फ्लेवियन एम्परर के अंडर इटली की कैपिटल रोम में बनाया गया था। इसीलिए इस फेमस स्ट्रक्चर को फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 622 513 फीट है। और इस एम्फीथिएटर की सबसे खास बात यह है कि इसमें नियरली अबाउट 50,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा एम्फीथिएटर बनाया तो बनाया, लेकिन किसके लिए? इससे पहले ही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ हजारों लोग बैठकर शो को एंजॉय करते थे। लेकिन दोस्तों, वो शो ऐसा वैसा शो नहीं था, बल्कि इस कोलोसियम में एनिमल हंट, मॉक सी बैटल्स और सबसे फेमस बैटल ग्लैडिएटर बैटल हुआ करता था, जिसमें 2 पावरफुल रेसलर्स इस एरिना यानी एम्फीथिएटर में फाइट करते थे। और इस रेसलिंग में जो हार गया, आपको पता ही होगा उसका हाल क्या होता था। और उस जमाने में पूरे इटली में अपने ग्लैडिएटर बैटल के नाम से बहुत फेमस हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी ग्लैडिएटर थे उन्हें पिंजरे में स्लेव की तरह कैद करके रखा जाता था और जरूरत पड़ने पर इन्हें बाहर निकाल के दूसरे रेसलर के साथ फाइट कराया जाता था। और जो जीता उसे इस कैद से आजाद किया जाता था। और इस उम्मीद से हर एक ग्लैडिएटर हर रेसलिंग में भाग लेता था, ताकि एक दिन वो भी इस प्रिजन से आज़ाद हो सके। और इन ग्लैडिएटर्स को पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए इन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे हर एक ग्लैडिएटर किसी भी दूसरे पर्सन या एनिमल से फाइट करते समय अच्छे से स्ट्रांगली परफॉर्म कर सके और लोग सीरियसली इन्वॉल्व होकर मजा ले पाए। और दोस्तों, अब बात करते हैं कोलोसियम की हिस्ट्री से जुड़े सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो आपको जरूर पसंद आएगा और आप जानकर चौंक जाओगे। 12th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर पूरी तरह से गिर गया था, तो जिस बड़े स्टेडियम को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, उसी कोलोसियम में रोमन फैमिलीज जैसे कि फ्रेंगिपेनिस एंड एनाबैल्डिस आकर रहने लगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जिस प्लेस को एक्साइटिंग गेम्स खेलने के लिए बनाया गया था, उसी प्लेस पर वही फैमिलीज के लोग आकर रहने लगे। इतनी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और बस यही नहीं, बल्कि 15th सेंचुरी में इतने फेमस कोलोसियम की वैल्यू और इम्पोर्टेंस यानी रोमन एम्पायर इतना नीचे गिर गया था कि पॉप अलेक्जेंडर 6 ने डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी कोलोसियम के स्टोन्स को अपने पर्सनल नीड्स के लिए यूज कर सकता है। और एक एक करके सारे लोग फ्री में इस बड़े से स्ट्रक्चर के स्टोन से चर्च और अपने घर बनाने लग गए। और इस तरह उस समय कोलोसियम के स्टोन्स को एक एक करके निकालने पर ये कुछ हद तक डैमेज हो गया था। लेकिन सबसे कूल पार्ट ये है कि कई हजारों साल बाद 1990s में उस टाइम जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसने डिसाइड किया कि वो फिर से इस कोलोसियम के रिपेयर को फिक्स करके इसे कंप्लीट करेंगे, ताकि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन सके। और आज हम जो भी ये बड़े से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वो असल में एक एंशिएंट रेनोवेशन प्रोजेक्ट है। इस फेमस स्ट्रक्चर को वेस्पेसियन नाम के रोमन एम्परर ने ईयर 72 सीई में कोलोसियम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और ईयर 18 सीई में टिटस नाम के एम्परर के जरिए ये बनकर पूरा हुआ। इस तरह कोलोसियम को बनकर पूरा होने में कुल 8 साल लग गए। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि
इतने बड़े स्ट्रक्चर को जहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते थे, उतने बड़े एम्फी थिएटर को सिर्फ 8 साल में ही कैसे बनाया? क्योंकि तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे इतने बड़े स्ट्रक्चर को इतने जल्दी कंस्ट्रक्ट कर सके। तो क्या उस समय की सभ्यता इतनी एडवांस थी? ये आज भी एक पजल की तरह है। और दोस्तों, ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे जिससे कोलोसियम बनाना पड़ा? ईयर 69 सीई में रोम में कई सारे एम्परर्स बदल रहे थे और कई किंग्स ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे और इस रोमन एम्पायर में बहुत क्योस हो गया और पूरी तरह ये एम्पायर बिखर चुका था। फिर कई सालों बाद वेस्पेसियन एम्पायर ने फिर से एक बार रोम को पहले जैसा एक्साइटिंग बनाने के लिए एक ह्यूज स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, जो रोम के लोगों के लिए एक पार्टी प्लेस बन सके जहां कई सारे शोज होंगे। और इस बड़े स्टेडियम को बनाने से पहले वेस्पेसियन ने सोचा कि ये एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जो एक बड़े अम्यूजमेंट पार्क जैसा हो, जहां लोग मजा कर सके। और आज हम इसी पार्टी प्लेस या बिग स्टेडियम को कोलोसियम के नाम से जानते हैं, जो एक वर्ल्ड वाइड मोस्ट फेमस टूरिज्म प्लेस बन चुका है। और इटालियन गवर्नमेंट के लिए ये एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि 2018 में कोलोसियम, रोमन फोरम और पैलाटिन हिल ने कुल मिलाकर 63.3 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में 6.33 CR का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इटली के बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस से सबसे हाईएस्ट था। हेलो दोस्तों, आज हम जो भी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं देखने मिलेगा और आई थिंक बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों पर खुल के बात कर पाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल को दुनिया किस नज़र से देखती है और क्या मानती है, और इसके बाद इसके पीछे छुपे काले सच के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो पूरी दुनिया भर में सिंबल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, जो आप सबको पता होगा। और इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका कलर कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, जैसे कि उगता सूरज यानी सनराइज के समय ताजमहल पिंक कलर में और दोपहर को व्हाइट और शाम को ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, जिस वजह से दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट ताजमहल को देखने आते हैं। और बस इतना ही नहीं, जब ताजमहल पूर्णिमा की रात को चांदनी में चमकता है तो वो व्यू कुछ सोने पे सुहागा जैसा सीन क्रिएट कर देता है। और अगर हम इसके डोम यानी सबसे ऊपरी हिस्से को देखें तो इसका डिज़ाइन और आर्टवर्क से ऐसा लगता है कि जैसे एक ताज यानी क्राउन चांद पे रखा गया हो और इसीलिए इसका नाम ताजमहल पड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि मुमताज महल मरने के ठीक 6 महीने पहले ईयर 1631 में शाहजहां से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक ऐसा मकबरा बनाए जो पूरी दुनिया में किसी ने देखा ना हो, और शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल के इसी बात पर दुनिया का सबसे बड़ा और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट ताजमहल का निर्माण किया। और उस समय इस एक मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए 22,000 वर्कर्स लगे थे और हजारों हाथियों का इस्तेमाल किया गया, जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में यूज होते थे। और दोस्तों, ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो पूरी इंडिया की शान है, क्योंकि इसकी खूबसूरती, इससे जुड़ी कहानियां और इसकी विरासत हमेशा आइकॉनिक ही रहेगी और हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होगी, ऐसा हम सबको लगता है। लेकिन इसके पीछे छुपा काला सच अगर आप सुनोगे तो आपके पूरे होश उड़ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां अपने समय के एक बहुत ही क्रूर शासक थे, जो ताजमहल बनकर पूरा होने पर इस तरह का अद्भुत और सुंदर महल कोई ना बनाए, इसलिए शाहजहां ने इस महल पर काम करने वाले सभी लोगों के हाथ काट दिए और अंधा कर दिया। लेकिन हिस्टोरियंस और बहुत से रिसर्चर्स मानते हैं कि हमें अब तक ऐसे कोई सबूत या एविडेंस नहीं मिले जिसके बेस पर हम कह सके कि वाकई में शाहजहां ने ऐसा कुछ किया था। लेकिन ताजमहल में ऐसे बहुत से हिडन चैम्बर्स हैं जो आज तक नहीं खोले गए। उन्हीं में से एक है रियल थॉम्ब ऑफ शाहजहां एंड मुमताज। अगर आप कभी ताजमहल विजिट करो तो इन मकबरों को गौर से देखना। हमेशा कहा जाता है कि ये शाहजहां और मुमताज के मकबरे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन्हें एक बार खोला गया था और इनमें कुछ नहीं था। ये 2 मकबरे एकदम खाली थे और रिसर्चर्स को बाद में पता चला कि इन मकबरों के नीचे कुछ हिडन चैम्बर्स यानी रूम्स है। वहां पर शाहजहां और मुमताज के असली मकबरे हैं और इन हिडन चैम्बर्स को देखना मना है और यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को या आम जनता को अलाउ नहीं किया जाता। ये चैम्बर्स आज भी एक राज की तरह बने हुए हैं।
और दोस्तों ताजमहल जाने के लिए कई सारे हिडन डोर्स है। उन्हीं में से एक रिवर साइड के डोर के कुछ पार्ट्स को अमेरिकन लेबोरेटरी ने कार्बन डेटिंग मेथड से टेस्ट किया और जो रिजल्ट सामने आए वो चौंका देने वाले थे। पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन डेटिंग होता क्या है। ये एक टेस्ट है जिसके जरिए हम 500 से 50,000 साल पुरानी किसी भी चीज की एक्चुअल एज पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिकन लेबोरेटरी ने पाया कि ये डोर शाहजहां के पीरियड से 300 साल पहले बनाए गए थे। और बस इतना ही नहीं, ताज का सुंदर सा ये मॉन्यूमेंट 1155 AD में बनाया गया था। मतलब शाहजहां के रूलिंग पीरियड से 500 साल पुराना है ये ताज। और हाँ दोस्तों, आर्किटेक्चर के जाने माने वेस्टर्न अथॉरिटीज E.B. हेवेल्स, मिसेस केनॉयर एंड W. हंटर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जिस तरह से ताजमहल का आर्किटेक्ट और डिजाइन है उससे साफ पता चलता है कि ये मॉन्यूमेंट हिंदू टेम्पल स्टाइल में बनाया गया था। अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं होता तो गूगल पर आप इन वेस्टर्न अथॉरिटीज के नाम सर्च करके ताज से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। और दोस्तों ताजमहल के डोम यानी सबसे ऊपर हिस्से के शेप को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक कलश जैसा है। और तो और जो प्लेग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ताजमहल के बाहर लगाया था वो कहता है कि ये सुंदर ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था वो प्लेग 22 ईयर्स बाद ईयर 1653 में बनाया गया था, जबकि मुमताज की डेथ तो 1630 में ही हुई थी। तो क्या है ताजमहल के पीछे छुपा असली सच? आपको क्या लगता है? आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, इसे लेकर मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। जो वेस्टर्न अथॉरिटीज और रिसर्चर्स ने कहा उनके बेस पर ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।